जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पेपर नंबर 2 को। दोस्तों पेपर नंबर 2 के अंतर्गत जो आपका पेपर होगा लिंग, विद्यालय और समाज, यानी इसको देखेंगे तो जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। आप अपने यूनिवर्सिटी के अंतर्गत देखेंगे, हो सकता है कि लिंग, विद्यालय और समाज जो पेपर है दोस्तों, हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आ सकता है, या हो सकता है कि अलग अलग सेमेस्टर में ये पेपर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों आप अपने यूनिवर्सिटी के अंतर्गत देख लेंगे कौन सा ये जो पेपर है, कौन सा पेपर आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। वैसे यहाँ पर देखेंगे आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं ये पेपर है। ठीक है, लिंग, विद्यालय और समाज पेपर नंबर 2 आपका होगा MSDU आजमगढ़ और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के अंतर्गत। तो दोस्तों पेपर कैसे आएंगे, ये आप MSDU यानी महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का पेपर चल रहा है। हमने आपको पहला पेपर प्रोवाइड किया था यानी समावेशी शिक्षा। दोस्तों हमने पेपर आज मिलाया हुआ है, जो हमने पेपर आपको दिया था यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो हमने पेपर आपको कराया था, उसी पेपर से पूरे प्रश्न फंसे हुए हैं। तो दोस्तों उसी उम्मीद के साथ मैं सेकंड पेपर भी आप लोगों के सामने दे रहा हूं, ये लिंग, विद्यालय एवं समाज। तो इसमें सेशन 1 के अंतर्गत आप जानते ही हैं कि 10 प्रश्न करने होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं और 50 शब्दों में आपको करना होता है। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जल्दी जल्दी प्रश्न को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी कारणवश अगर क्लास नहीं ले पाए हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए मात्र एक वीडियो रामबाण का काम करेगा और 80 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ से फंसने के उम्मीद रहेंगे। ये मैं 100% लिखित दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे और लाइक कर देंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का मूल विशेषता क्या है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 50 शब्दों में हमें लिखना है। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत सुना होगा, हर एक जगह देखते हैं लोगों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का गीत भी चलता है, ट्रेन में भी देखे होंगे, टिकट पर भी देखते हैं। ये एक सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती है। ठीक है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की। तो इसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो बालिकाओं को शोषण से बचाना व उसे सही गलत के बारे में अवगत कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना भी है। ठीक है, लोगों को इसके प्रति जागरूक करना एवं महिलाओं के प्रति कल्याणकारी सेवाएं वितरित करने में सुधार करना, ये क्या है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का मूल विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रेडिकल नारीवाद की अवधारणा क्या है। दोस्तों रेडिकल, आप रेडिकल नाम जो ये सुन रहे हैं, हो सकता है कि ना सुने हो। रेडिकल नारीवाद की अवधारणा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडिकल नारीवादियों का कहना है, ठीक है, रेडिकल नारीवादियों का कहना है पितृसत्ता के कारण महिलाओं ने भी नारी गुणों का हकीकत को स्वीकार किया। यह पुरुष संस्कृति के मूल्यों को चुनौती देता है और यह इस बात का हिमायती नहीं है कि महिलाएं पुरुषों की अनुसरण करें। इसके विपरीत यह महिलाओं की पारंपरिक संस्कृति पर आधारित नए मूल्यों का सृजन चाहता है। ठीक है, ये रेडिकल नारीवाद, जैसे हम लोगों का जो देश है, ठीक है, इसमें बोला गया है ना कि पुरुष प्रधान हमारा देश है। ठीक है, पुरुष प्रधान देश है। नारी को अगर देखा जाए तो नारी जो स्त्री होती है उसको, जैसे लोग एक्सपायर हो जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग जो मुखाग्नि करते हैं, ये कि नारी को नहीं देना है, उसमें बहुत ऐसा चीज़ है जो कि नारी को अलग रखा गया है। तो उसी को एक अवधारणा है जिसको सामान्य मुख्यधारा में जोड़ना ही रेडिकल नारीवाद की एक अवधारणा के अंतर्गत ये सारे के सारे जो है आते हैं। यानी महिलाओं को पुरुषों के अनुसार, पुरुषों का अनुसरण न करे बल्कि महिलाएं भी अपने अनुसार चले, ये रेडिकल नारीवाद की अवधारणा से संबंधित है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो आपका पेपर है, जो लिंग और सेक्स, लिंग, विद्यालय और जो समाज है, उसके अंतर्गत पूछा गया है कि लिंग और सेक्स से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसमें है दोस्तों लिंग, जेंडर एक मानसिक संरचना है। ठीक है,
जेंडर एक मानसिक संरचना है, जबकि सेक्स एक जैविक अथवा शारीरिक संरचना है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जेंडर का जुड़ाव सामाजिक पक्ष से है, परंतु सेक्स शारीरिक शरीर के रूप और आकार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जेंडर मनोवैज्ञानिक है और इसका अभिव्यक्ति सामाजिक है, परंतु सेक्स संरचनात्मक प्रारूप को धारण किए हुए हैं। ठीक है, ये लिंग, विद्यालय और समाज के अंतर्गत देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इस तरीके से हो सकते हैं। नेक्स्ट है लिंग समानता। दोस्तों, लिंग समानता हेतु आप कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे? लिंग समानता, ठीक है, आप सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा। लिंग समानता हेतु, ठीक है, लिंग समानता हेतु आप कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे? तो शिक्षा पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक लिंग समानता संबंधित बातें सिखाना चाहिए। ठीक है, देखिए अब कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों इसमें है कि सिखाना चाहिए जिससे कि लड़कियां और लड़के को लैंगिक समानता व संवेदनशीलता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो कमजोर लोगों की पहचान करने के लिए नई रणनीति लागू करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में ऐसी तस्वीरें, भाषाएं और संदेश को हटा देना चाहिए जिससे रूढ़िवादी लिंग असमानता की झलक नहीं आती हो। कहने का मतलब कि लिंग समानता में ये है कि बोला जाता है ना कि लड़की लड़कों से कमजोर होती है, लड़के जो हैं बाहर के काम करेंगे, लड़कियां घर की काम करेंगी। वैसा कुछ अगर लोगो है, मान लीजिए कि बुक में कोई पिक्चर है तो उसको हटा देना चाहिए। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर का प्रश्न, पितृसत्तात्मक समाज की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था की यह महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि यह समाज के प्रत्येक सदस्य को एक समान न मानकर ऊंचा या नीचा मानती है। ठीक है, पितृसत्ता लोकतांत्रिक मूल्यों के सर्वथा विपरीत है। नारीवाद स्त्री पुरुष के जैविक विभेद और स्त्री पुरुष के मध्य सामाजिक भूमिकाओं पर विभेद के बीच अंतर करने का आग्रह करता है। ये पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6ठा नंबर का दोस्तों, ये पूछा गया है कि पाठ्य पुस्तकों में लिंग भेदभाव के विभिन्न स्वरूप क्या हैं? दोस्तों पाठ्य पुस्तक क्या होता है? हम लोग जो पढ़ते हैं, हमें जो पाठ्य पुस्तक दिया जाता है, जो विषय वस्तु होता है, जो जिसके माध्यम से हम पढ़ाई करते हैं, उस पाठ्य पुस्तक में लिंग भेदभाव के विभिन्न स्वरूप क्या हैं? लिंग भेदभाव का मतलब क्या हो गया? यानी लड़की है, लड़का है। ठीक है, लड़कियों को अलग बैठाना है, लड़कों को अलग बैठाना है, लड़कियों को ये पढ़ाना है, लड़कों को वो पढ़ाना है। ठीक है, ये लिंगीय भेदभाव के अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम बिना किसी लिंगीय भेदभाव के सबकी समानता के सिद्धांत को आधार बनाकर तैयार किया जाता है। इसमें भी चुनौतीपूर्ण लिंग समानता को बल प्राप्त होता है। रुचियां पाठ्यक्रम में चुनौतीपूर्ण लिंग की विशिष्ट रुचियों तथा आवश्यकता पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इससे इसकी शिक्षा समानता में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट और 7वां जो प्रश्न है, समाजीकरण को परिभाषित कीजिए। दोस्तों समाजीकरण क्या है? ठीक है, हम जो भी मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी होता है। हम सभी क्या है? एक सामाजिक प्राणी हैं। हम लोग समाज में रहते हैं, हम लोग समाज का अनुकरण करते हैं। तो वही समाजीकरण को परिभाषित करना है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है। जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी समाजीकरण के माध्यम से होता है। समाजीकरण के माध्यम से ही वह संस्कृति की आत्मसात करता है। यानी समाजीकरण के द्वारा जो हमारा जैसे कल्चर है, संस्कृति है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब देखिए मीट टू अभियान। दोस्तों आप लोग नाम नहीं सुने होंगे, हो सकता है, हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि मीट टू अभियान क्या होता है आप लोगों ने नहीं सुना होगा। लेकिन ये मीट टू जो अभियान है ये आपको पेपर में देखने के लिए मिला है। मीट टू का मेन मतलब है कि जैसे कोई लड़की है, कोई महिला है, उसके साथ गलत दुर्व्यवहार किया गया है या यौन से संबंधित उत्पीड़न उसके साथ हुआ है, तो वो क्या करती है कि मीट टू अभियान के अंतर्गत
मीट टू अभियान के अंतर्गत वो अपना शिकायत कर सकती है, खुल करके उस पर बात कर सकती है, उसके बारे में बता सकती है। उसमें मीट टू अभियान क्या है, तो यह यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिलाओं का आंदोलन है। ठीक है, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों कि मीट टू अभियान क्या है, तो यह यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिलाओं का आंदोलन है, ये मीट टू अभियान। मीट टू के जरिए वो सोशल मीडिया पर, ठीक है, मीट टू के माध्यम से कोई लड़की है, कोई महिला है, उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, तो वो अपना आकर के मीट टू अभियान के अंतर्गत मीडिया पर आकर के अपने साथ हुई बदसलूकी या यौन उत्पीड़न का इस हैशटैग के साथ खुलासा कर सकती है। यानी हैशटैग इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हैशटैग कहते हैं। ठीक है, ये हैशटैग हो गया। उसके बाद ये यहाँ पर मी टू जो है ये लगा करके आप अपने साथ जो यौन उत्पीड़न हुआ है उसकी खुलासा आप सोशल मीडिया पर कर सकते हैं। ये एक अभियान, ठीक है। मीट टू के बारे में आप लोग समझ लिए। अब देखिए दोस्तों, भारतीय समाज में बालिका शिक्षा की स्थिति, हम लोगों का जो भारत है इसमें महिलाओं की जो शिक्षा है, लड़कियों की जो शिक्षा है, इसके बारे में क्या स्थिति है दोस्तों इस समय की, वर्तमान में देखा जाए तो भारत में बालिकाओं की शिक्षा में व्यापक विषमता दृष्टिगोचर होती है। बालकों की शिक्षा का वह जो प्रतिशत वर्तमान में है उसकी तुलना में बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत का ग्राफ नीचे है, यानी लड़कों को पढ़ाया ज़्यादा जाता है, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है। देश की जनगणना 2001 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 75.85 तथा महिलाओं की 54.16 थी। ठीक है, यानी जो 75% यानी 76% पुरुष थे साक्षर और 54% स्त्री थी 2001 के अनुसार। स्त्री पुरुष का साक्षरता दर अंतराल 21.69 था। ठीक है, यानी जो 21.69 यानी 22 के लगभग ये अंतर देखा गया। अब घरेलू हिंसा, यानी घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं दोस्तों? घरेलू हिंसा का मतलब क्या हो गया? एक परिवार है, ठीक है? एक परिवार में कौन-कौन रहता है? माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-चाची, पति-पत्नी इत्यादि, ये लोग एक परिवार में रहते हैं। और घरेलू हिंसा का मतलब ये होगा कि परिवार के अंदर, ठीक है? परिवार के अंदर कोई अगर हिंसात्मक कार्य होता है, जैसे बच्चे महिला के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली-गलौज कर रहे हैं, या अपने परिवार के साथ कुछ भी वैसा हिंसात्मक कार्य कर रहे हैं, तो वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोई वयस्क पुरुष यदि घरेलू संबंध में रहने वाली किसी महिला से, जैसे पत्नी से, पूर्व पत्नी से, विधवा से, विवाह के समान रिश्ते में रहने वाली महिला से, यानी विवाह के समान अगर रिश्ते में रहने वाली कोई महिला है उसके साथ, या माता के साथ, बहन के साथ, या लड़की के साथ, या संयुक्त परिवार की कोई सदस्य, बच्चे, बालक, बालिका से संबंधित आर्थिक, शारीरिक, लैंगिक या भौतिक एवं भावनात्मक हिंसा करता है तो वह घरेलू हिंसा कहलाता है। ठीक है, घरेलू हिंसा कहलाता है। अब सेशन बी के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा कि आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं और पाँचों क्वेश्चन 8 नंबर के होंगे, यानी आपको यहाँ पर 40 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करने हैं 8 नंबर के, और 40 नंबर यहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण सुरक्षा में महिलाओं की क्या भूमिका है? दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करेंगे कि अब तक अगर चैनल को आप लाइक नहीं किए हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में कम से कम लाइक तो कर दिया करिए। लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और उसके बाद अगर विद्यालय कॉलेज का कोई ग्रुप है दोस्तों, तो वहाँ आप केवल आप शेयर कर दिया करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, आपके लिए मैं जब इतना मेहनत करता हूं तो आप हमारे लिए केवल अंगुली आपको चलानी है, तो वो आप लाइक, शेयर एंड सब कर दिया करिए। ठीक है, बिना कहे हुए कर दिया करिए। आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो इसमें 5 क्वेश्चन आपको करना है। पर्यावरण सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका। दोस्तों पर्यावरण क्या कहलाता है? पर्यावरण तो आप लोग पढ़े ही हैं। पर्यावरण सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका, ठीक है, अगर देखा जाए तो महिला के बारे में देखा जाए तो परिवार जो पर्यावरण है सुरक्षा, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है।
क्यों योगदान होता है कि घर में जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले तो हम आप लोगों को घर में दिखाते हैं कि महिला कैसे पर्यावरण को सुरक्षित, जैसे पॉलीथीन में कोई सामान लाते हैं या जैसे भी आप लोग सामान लाते हैं, तो कौन सा कचरा कहाँ डालना है, किस तरीके से उसको एडजस्ट करना है, ये घर में महिलाएं करती हैं। उसके बाद लकड़ी जलावन या इत्यादि के बारे में भी अपना वो काम करती हैं। तो महिलाओं का अगर देखा जाए तो घर से लेकर के बाहर तक बहुत अच्छा योगदान रहता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे पर्यावरण के संरक्षण में भारतीय महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन में महिलाओं की भूमिका को अलग अलग विद्वानों ने परिभाषित किया है। काले मार्क्स के अनुसार कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता। देखिए ना, महिलाओं के बारे में कितना बड़ी बात कही है। देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार आप जो भी महिलाएं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पॉइंट को देख करके आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए ये महिलाओं के बारे में कितना बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए अगर देखा जाए तो पर्यावरण सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका सर्वोपरि है। ठीक है, इसलिए कि पर्यावरण सुरक्षा में अगर महिलाओं को न लिया जाए तो ये अगर देखा जाए तो परिवर्तन बहुत कम मात्रा में होगा, यानी उस तरीके से नहीं होगा। यहीं पर देखेंगे कोफी अन्नान के अनुसार इस ग्रह का भविष्य महिलाओं पर निर्भर है। देख रहे हैं कितनी बड़ी बात है कि जो ये ग्रह है इस ग्रह का भविष्य महिलाओं पर निर्भर है। रियो डिक्लेरेशन में माना गया है कि पर्यावरण प्रबंध एवं विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सतत विकास हेतु महिलाओं की पूर्ण भागीदारी आवश्यक है। तो आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है पर्यावरण सुरक्षा में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अगर हेडिंग यहाँ पर देखिए दोस्तों, हेडिंग ही हो सकता है कि आप लोग नहीं बना पाते हैं। कैसे कैसे आपको हेडिंग बनाना होता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पर्यावरण सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका। तो यहाँ पर पहला हेडिंग है पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा क्या कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण सुरक्षा क्या होता है, पर्यावरण सुरक्षा से क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, उसके बाद पर्यावरण सुरक्षा में महिलाओं की क्या भूमिका है। इस तरीके से करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन पहला आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ ऑप्शन आपको मिल रहा है, आप दूसरा क्वेश्चन ये कर सकते हैं अगर पहला क्वेश्चन नहीं आया तो ये क्या है कि महिला सशक्तिकरण को धर्म ने किस प्रकार प्रभावित किया है, व्याख्या कीजिए। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये समझना है कि महिला सशक्तिकरण होता क्या है। इसमें यह है कि महिला को सर्वशक्तिमान बनाना, महिला हर एक तरफ से सशक्त हो जाए, यही सशक्तिकरण है। और ये सशक्त बनाने के लिए महिला को कौन कौन से योजना चलाएं, किस तरीके से महिला को सशक्त बनाएंगे, और महिला को सशक्त बनाने में धर्म ने किस प्रकार, यानी महिला को सशक्त बनाने में धर्म जो है वो किस प्रकार प्रभावित किया है, इसी के बारे में हमें व्याख्या कर देना है। ठीक है, तो महिला सशक्ति के अंतर्गत इसमें महिलाएं शक्तिशाली बनती है, इससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज के अच्छे से रख सकती है। यानी जो महिला है, घर की महिला है, उसको सशक्तिकरण बनाने का मेन प्रोसेस ये है कि एक महिला जो होती है वो 2 घर चलाती है। आप लोगों को भी पता होगा ये चीज़। तो जब 2 घर चलाती है एक महिला, तो महिला को सशक्तिकरण होना है, अपने ऊपर निर्णय लेना, और उसको ये होना चाहिए कि हम जो निर्णय ले रहे हैं वही सही है। ठीक है, वो अच्छे से निर्णय ले सके, इसके बारे में अपना बताया गया है। तो समाज में अनेक वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण कहलाता है। किसी भी समाज या राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका अहम होती है। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, आप लोग अपने घर भी देखते होंगे कि जिस घर में महिला अगर अच्छी है वो घर आगे तक जाएगा ही जाएगा, अच्छा से जाएगा, और जिस घर में महिलाओं का आतंक मचेगा वो घर बर्बाद होने में एक क्षण भी नहीं लगेगा और वो घर बर्बाद हो जाएगा। तो महिलाओं की भूमिका अहम होती है। सनातन धर्म ने जहां महिलाओं को पुरुष के बराबर माना है, वहीं इस्लाम में भी नारियां सशक्तिकरण को जरूरी बताया गया है। इसी तरह सिख और ईसाई समाज में भी महिलाओं की भूमिका का महत्वपूर्ण माना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात हम कहना चाहेंगे कि देखिए, महिलाएं तो जो होती हैं बोला भी गया है
हमारे एक सूक्ति है याद आ रही है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते न रमन्ते तत्र देवता। यानी इसमें कहा गया है कि जहाँ नारियों की इज्जत की जाती है, जहाँ नारियों की सम्मान होती है, जिस घर में स्त्रियों की पूजा होती है, उस घर में क्या होता है, देवता भी निवास करते हैं। ठीक है, तो आप अपने घर के इस चैनल के माध्यम से मैं एक ये अपील करूँगा कि आप अपने, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने घर के महिलाओं को, अपने बहन को, अपने यानी माँ को, अपने पिता को, जो भी घर के सदस्य हैं, उन सदस्यों के साथ अपने माता पिता भाई बहन का विशेष ध्यान दें। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से मेरा ये अपील होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, शिक्षा में समानता एवं निष्पक्षता के अर्थ की व्याख्या। ठीक है, यानी शिक्षा में जो समानता है एवं निष्पक्षता है, उसका क्या अर्थ है, उसी का आपको व्याख्या कर देना। आप लोग पढ़े होंगे शिक्षा। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास हम भाई बहन दो हैं। ठीक है, तो क्या भाई के लिए अलग सिलेबस, बहन के लिए अलग पढ़ाई, या मान लीजिए कि क्लास 5 में बच्चे हैं तो कुछ बच्चों के लिए अलग सिलेबस, कुछ बच्चों के लिए अलग सिलेबस, ये सब चीज़ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वही दिया है कि शिक्षा में समानता एवं निष्पक्षता दोस्तों। ठीक है, इसमें है कि जैसे मान लीजिए कि कोई दूसरे जाति से है, कोई विभिन्न वर्ग की जाति के लोग हैं, तो क्या अलग जात के लिए अलग, अलग जात के लिए अलग, अलग जात के लिए अलग, इस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यही है शिक्षा में समानता और निष्पक्षता। ठीक है, शिक्षा में समानता का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को समान पहुंच तथा जाति, वर्ग, प्रदेश, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव के बिना समान अवसर की प्राप्ति हो। ठीक है, निष्कर्ष समान अवसर उचित तथा पारदर्शी होना चाहिए। स्वीकार्य भाषा का उपयोग तथा लोगों का आदर करना, यह दृष्टिकोण, अभियान तथा मूल्यों का आधार होना चाहिए। शिक्षा में निष्पक्षता के लिए आवश्यक है सर्वसमावेशन, सशक्तिकरण, सम्मान, न्याय, अपनत्व का एहसास और किसी भी तरह के भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर शिक्षा में समानता और निष्पक्षता देखिए तो किसी भी तरह का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को एक समान, एक शिक्षा, एक सिलेबस होना चाहिए। सभी को बैठने का उचित व्यवस्था, इस तरीके से ये नहीं है कि अलग अलग व्यवस्था दिया जाए, ये शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे। अब नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे जो प्रश्न, अगर वो नहीं आ रहा है आपको, तो शिक्षा में समानता को कैसे प्राप्त किया जाए, तर्क दीजिए। यानी शिक्षा में अगर देखा जाए तो अगर कहीं असमानता है तो समानता हम कैसे प्रदान करेंगे। तो प्राचीन समय से ही यह वैदिक काल से लेकर बौद्ध काल तथा शिक्षा में समानता का पूर्ण प्रचलन था। गुरु गृहों, आश्रम, संघों, विहारों तथा मठों के सभी वर्ण, वर्ग तथा जातियों के बालक अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर समान रूप से एक गुरु से एक छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण करते थे। राज परिवार, कुलीन परिवार तथा जनसाधारण के बालकों में आश्रम में कोई अंतर नहीं किया जाता था। शिक्षा के द्वारा समान रूप से सबके लिए खुले थे। इसका जीता जागता अगर उदाहरण देखेंगे दोस्तों, तो श्री कृष्ण तथा सुदामा का उदाहरण आज भी हमारे सामने है। उपनिषद, वेदांत, जैन तथा बौद्ध काल में भी समतावादी विचारधाराओं को समर्थन प्रदान था। अरस्तु ने भी अनुपातिक समानता के सिद्धांत के द्वारा यह सुझाव दिया कि व्यक्ति को उसकी स्वयं की योग्यता के आधार पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। पश्चिम दार्शनिकों ने, हॉब्स तथा लॉक जैसे दार्शनिक ने भी समानता की विचारधारा का खुलकर समर्थन किया। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो समानता का मतलब सभी को समान रूप से, ठीक है, सबको समान रूप से शिक्षा देना है। तो हम कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे? अगर देखा जाए तो कृष्ण और सुदामा की कहानी तो सब लोग जग जाहिर है कि कृष्ण और सुदामा किस तरीके से थे। ठीक है, तो ये दोनों लोगों की शिक्षा कैसे एक साथ दी जाती थी, एक गुरुकुल में दी जाती थी। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, चौथा क्या है, यहाँ देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण में मीडिया ने प्रभावी भूमिका नहीं निभाई, कारण स्पष्ट करें। दोस्तों इसमें आप लोग अपने अकॉर्डिंग, अब देखिए इसमें हेडिंग क्या बनाइएगा, महिला सशक्तिकरण में, महिला सशक्तिकरण, सबसे पहले तो हेडिंग आप लिखिएगा कि महिला सशक्तिकरण है क्या। ठीक है, महिला सशक्तिकरण है क्या, पहला हेडिंग हो गया महिला सशक्तिकरण। ठीक है, दूसरा हेडिंग लिखेंगे आप महिला सशक्तिकरण में मीडिया
का प्रभाव, ठीक है, महिला सशक्तिकरण में मीडिया के द्वारा किया गया प्रभाव, या उसके बाद लिखेंगे मीडिया के द्वारा महिला सशक्तिकरण में प्रभाव ये भूमिका नहीं निभाई गई, इसका क्या कारण है। इस तरीके से आप लोग हेडिंग जो प्रश्न होता है उसी से आपको बनाना सीखना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, महिला सशक्तिकरण, तो महिलाओं को समाज में सशक्त करने के लिए मीडिया के पारंपरिक माध्यमों जैसे नुक्कड़ नाटक आदि का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी अधिकतर ग्रामीण निरक्षर महिलाएं तक पहुंचने की चुनौती है, जहां हमें पारंपरिक जन माध्यमों का इस्तेमाल करना ही होगा। पारंपरिक माध्यमों की खासियत यह है कि इसमें लोग अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं और अपना प्रतिबिंब उसमें देख पाते हैं। महिलाओं के लिए इस तरह के कार्यक्रमों को प्रसारित करना होगा जिससे वे मानसिक रूप से काफ़ी सशक्त हों, और यह आत्मविश्वास लाना होगा कि कुछ भी काम ऐसा नहीं है जो वे नहीं कर सकती हैं। महिलाओं के सशक्त होने की एक अनिवार्य शर्त यह है कि लिंग भेदभाव समाप्त हो। हर व्यक्ति यह समझे कि लड़के और लड़कियों, एक सेकंड, यहाँ थे हम लोग, लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हैं। सबको यह बताने की ज़रूरत है कि वे औरत पूरी सृष्टि की रचयिता है, वह कमज़ोर नहीं हो सकती है। ज़रूरत है सोच में बदलाव की। महिलाओं को सशक्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि जन माध्यम उसे वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कौशल सिखाने, ऋण लेने आदि के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध कराएं। इस क्षेत्र में सफल महिलाओं के अनुभवों को साक्षात्कार तथा वृत्तांतों के माध्यम से दिखाकर दूसरी महिलाओं को प्रेरित करें। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, और इसके बाद स्वयं सहायता ग्रुप आदि के गठन के बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी देकर लाभ पहुँचाया जा सकता है, जिसका आरंभिक उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मदद देना, लघु बचत को बढ़ावा देना, महिलाओं में रोजगार को बढ़ावा देकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। जन माध्यमों के द्वारा महिलाओं में इस सोच को पुख्ता करना होगा कि यदि वे मनोभावनाओं को संकीर्णता से स्वयं के ऊपर उठाकर अपने आप को उत्पादन एवं व्यापक बना ले तो समाज की मुख्य धारा में शामिल होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जन माध्यमों की जिम्मेदारी भूमिका के बगैर इस सपने को सच करना नामुमकिन है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में नारीवाद आंदोलन पर प्रकाश डालिए, ठीक है। भारत में नारीवाद आंदोलन के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो भारत में नारीवाद भारतीय महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को परिभाषित करने, स्थापित करने, समान अवसर प्रदान करने और उसका बचाव करने के उद्देश्य से आंदोलन का एक समूह है। यह भारत के समाज के भीतर महिलाओं के अधिकारों की संकल्पना है। ये भारत में जो नारीवाद आंदोलन है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है 5वां नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, पाठ्यक्रम किस प्रकार से जेंडर संवेदनशील बनाने में सहायक है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमें बच्चों को पढ़ाना है, आप बीएड में पढ़ रहे हैं, ये सिलेबस देख रहे हैं, तो यानी जो ये पाठ्यक्रम है इसमें किस प्रकार से जेंडर संवेदनशील बनाने में सहायक है जो पाठ्यक्रम है। तो पाठ्यक्रम में बदलाव, पाठ्यपुस्तक में लिंग संवेदीकरण, संबंधित पाठ शिक्षकों द्वारा समानता का व्यवहार आदि बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। जेंडर पुरुषों और स्त्रियों की उन भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों की संकेत करता है जिसकी रचना हमारे परिवार, समाज और संस्कृति द्वारा दी गई है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये हो गया कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हम पढ़ते हैं, उसमें जो पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, उसमें ये ध्यान देना चाहिए कि जेंडर संवेदनशील से संबंधित न हो, उसमें जेंडर पक्षपाती न हो, पाठ्यक्रम जो है वो लड़कों लड़कियों को अंतर न करता हो, ऐसा कोई ज्ञान न देता हो पाठ्यक्रम जो, जिससे कि लड़कों को और लड़कियों को अलग अलग रूप में देखा जाए। अब देखेंगे महिला सशक्तिकरण के लिए एक योजना प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों महिला सशक्तिकरण, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, महिला को स्ट्रांग बनाने के लिए, महिला को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत अगर देखेंगे तो पहला यहाँ पर देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। उसके सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, प्रधानमंत्री समर्थ योजना, ठीक है। ये सारे के सारे
ये क्या है, तो ये योजना है महिला को सशक्तिकरण बनाने के लिए। सशक्तिकरण का मतलब हो गया महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें से पूछ दिया है कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक योजना प्रस्तुत कीजिए, तो इसी में से या तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना के बारे में लिख दीजिए, सुकन्या समृद्धि योजना, जो आपको आता है उसके बारे में लिख देंगे। तो हम यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंतर्गत थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने के नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, यह योजना एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों को विशेषकर गरीब रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। योजना से एलपीजी के उपयोग में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, ये उज्ज्वला योजना के लाभ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, जो प्रश्न है यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की महिला शिक्षा संबंधी सिफारिशों को किस सीमा तक सरकार ने लागू किया है, विवेचना कीजिए। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, अब देखेंगे लेटेस्ट जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें नहीं पूछ रहा है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पूछ रहा है और उसमें सिफारिश है महिलाओं को क्या क्या शिक्षा संबंधी सिफारिश की गई है इसके बारे में बताया गया है। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्त्रियों की देखभाल और शिक्षा के साथ ही प्रारंभिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के साथ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को महत्व दिया गया था। शिक्षा नीति के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा और नवोदय विद्यालय के साथ ही शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाएगा और उच्च शिक्षा के प्रबंध होंगे। ठीक है, पहला है श्यामपट अभियान। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत सरकार ने 1987 से 88 से 1 लाख प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के पद सृजन के लिए सहायता प्रदान की है, जो स्त्रियों द्वारा ही भरे जाने थे। 5 वर्षों में अर्थात 1992 तक लगभग 75% पद भरे गए, जिसमें से 60% महिलाएं शिक्षिकाएं थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ दूसरा पॉइंट दोस्तों, लड़कियों के लिए एनएफई केंद्रों की संख्या 1991 तक 81,000 हो गई थी, जिसको 90% सरकारी सहायता मिलती थी। तीसरा है महिला समाख्या, स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा। ठीक है, महिला समाख्या हो गया स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा परियोजना अप्रैल 1989 में प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य था प्रत्येक संबंधित गांव के महिला संघ के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिलाओं को तैयार करना। यह केंद्र सरकार की योजना है जिसमें उत्तर प्रदेश, ठीक है एक सेकंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में महिला समाख्या समितियों को पूर्ण रूपेण वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इंडो ईच योजना, एक सेकेंड ये भी देख लीजिए, इंडो डच योजना होने के कारण इसको नीदरलैंड सरकार से 100% सहायता प्राप्त होती है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा की मांग पैदा करना और पूर्व स्कूली अनौपचारिक प्रौढ़ तथा अविराम शिक्षा के लिए नवीन शैक्षिक प्रवृत्तियां प्रारंभ करना है। ठीक है, चौथा है सहज कार्यवाही द्वारा नवोदय विद्यालय में लड़कियों का प्रवेश 28% तक सुनिश्चित किया गया। प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में स्त्रियों के प्रवेश तथा केंद्र को ध्यान में रखा गया। ठीक है, ध्यान दिया गया। छठा है ग्रामीण प्रकार्यात्मकता साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 1995 तक प्रौढ़ शिक्षा में कुछ नामांकित लोगों में लगभग 55% तो स्त्रियां ही थी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में महिला सशक्तिकरण के प्रावधानों का विवरण दीजिए। ठीक है, तो आरटीई एक्ट 2009 का उद्देश्य गोल ऑफ आरटीई एक्ट 2009, जिसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। इसकी आरटीई एक्ट 2009 का उद्देश्य सभी वर्ग के बालक बालिकाओं को जो 6 से 14 वर्ष के हों, ठीक है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है,
इसमें है, फिर से देखेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के 28वें अनुच्छेद में क्या है, तो विद्यालय में किसी के द्वारा भी बच्चे को किसी भी क्लास यानी कि कक्षा में जाने अगले कक्षा में जाने से रोका नहीं जाएगा और न ही बच्चे को निष्कासित किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय समिति का गठन करेंगे जिसमें 75% या फिर 3/4 संरक्षक तथा 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों ये हम लोग सेशन बी के अंतर्गत देखें। अब सेशन सी के अंतर्गत अगर देखेंगे दोस्तों, तो आपको 5 प्रश्न यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन करना कितना है, तो आपको 2 प्रश्न करने होते हैं और दोनों प्रश्न आपको 15-15 नंबर यानी यहाँ से आपको 30 नंबर सेशन सी से मिलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पर देंगे सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। सामाजिक परिवर्तन के प्रभावशाली साधन के रूप में शिक्षा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों ये प्रश्न है आपको सेशन सी के अंतर्गत और ये है सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक। यहाँ पर हम केवल हेडिंग आपको देखेंगे, दिखाएंगे और आप उसको विस्तृत करने का प्रयास करेंगे। कुछ उसके बारे में हम बता भी दे रहे हैं। तो कौन कौन से ये कारक है जो कि सामाजिक, यहाँ पर आप लोग देख सामाजिक परिवर्तन। दोस्तों जो हमारा समाज है, समाज में परिवर्तन कैसे हो रहा है, समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके प्रमुख कारण क्या क्या हैं, कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, कौन कौन से वो हेडिंग है वो उसको हम लोग देखेंगे। किसी भी समाज में परिवर्तन बिना कारण के नहीं होता है। ठीक है। किसी भी समाज में परिवर्तन बिना कारण के नहीं होता है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यह कारण एक न होकर अनेक कारण हो सकते हैं। इन्हीं एक अनेक कारणों से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर क्रियाशील रहती है। ठीक है। जो हमारा समाज, दोस्तों आप लोग देखेंगे, जो हमारा समाज है, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, ठीक है, उस समाज में अगर परिवर्तन होता है तो कोई ना कोई बड़ा कारण होता है और उसी बड़े कारण के कारण समाज में क्या होता है कि परिवर्तन होता है। उन कारकों में अगर देखा जाए तो पहला है प्राकृतिक या भौगोलिक कारण। अब आप लोग खुद सोचिए कि जो प्राकृतिक और भौगोलिक कारण के अनुसार अगर देखा जाए तो समाज में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। दोस्तों प्राकृतिक के द्वारा अगर देखा जाए, जो प्रकृति है, प्रकृति अभी भूकंप आ जाएगा, अभी बाढ़ आ जाए, अभी बारिश कम हो, अभी जो सूर्य है अपना न दिखाई दे, धूप बिल्कुल कम हो जाए, या इस तरीके से जो भी प्राकृतिक आपदा है वो आएगा, तो अगर आएगा तो हमारी भौगोलिक दिशा और दशा दोनों बदल देगा। तो वहाँ हमारा क्या होगा कि समाज बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। ये आपका प्राकृतिक और भौगोलिक कारण के द्वारा सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, ये इसके बारे में हम लोग देखें। अब देखिए दोस्तों जैविक कारण का मतलब खान पान के आधार पर। ठीक है। खान पान के आधार पर जो वहाँ का खान पान है या रहन सहन है, उसके आधार पर भी जो है सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जनसंख्यात्मक कारण, जनसंख्या अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ, जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में अगर जनसंख्या 50 है, ठीक है, वहाँ धीरे धीरे 10 साल में 50 के जगह पर जो 50 संख्या थी, वहाँ पर संख्या आपका 5000 हो गया। तो 5000 जब जनसंख्या होगा तो आप लोग खुद सोचिए, जो गांव था वो बड़ा गांव हो जाएगा, जो गांव में बड़े बड़े बिल्डिंग हो जाएंगे, जो खेती थी वो खेती की मात्रा कम हो जाएगी। ये सब जनसंख्या के कारण समाज में भी परिवर्तन होते हैं। आर्थिक कारण, अब आर्थिक के अनुसार, आर्थिक तो आप लोग जानते हैं बिना आर्थिक का कुछ भी संभव नहीं है दोस्तों। तो आर्थिक कारण भी है जो सामाजिक परिवर्तन करता है। प्रौद्योगिकी कारण, यानी अगर देखिए उद्योग लगाया जाए तो उससे भी समाज में परिवर्तन होते हैं। सांस्कृतिक कारण, दोस्तों सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होते हैं, कल्चर, हमारे पीछे यानी जो 50 साल पीछे क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटित हुआ है, जिसको रामलीला मान लीजिए हो गया, या कुछ भी उस तरीके कृष्ण के राम, या जो भी पुराण इत्यादि है, उसमें हम लोग देखते हैं, उसको कल्चरल प्रोग्राम के तौर पर हम लोग कराते हैं। तो उससे क्या होता है, उसको देख करके भी सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कारण है, औद्योगिकरण एवं निजीकरण भी है, आधुनिकीकरण और सामाजिक आंदोलन हैं जो कि समाज में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है उसको हम सामाजिक परिवर्तन के प्रभावशाली साधन के रूप में शिक्षा का प्रयोग।
ठीक है। जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें सबसे प्रभावशाली साधन देखा जाए तो शिक्षा होती है। दोस्तों अगर शिक्षा को देखेंगे तो शिक्षा दुनिया को पलट सकती है। आज देखिए शिक्षा ही है जो कि हवा में प्लेन उड़ाया जा रहा है, उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट हो जा रहा है, व्यक्ति को कैसे कैसे बचा लिया जा रहा है, क्या से क्या तकनीक युग आ गया, क्या से क्या हो रहा है आप लोग सामने देख रहे हैं। ये शिक्षा का ही योगदान है, ठीक है। और शिक्षा का ही योगदान ये भी है कि यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को और आप अपने घर बैठ कर के पढ़ रहे हैं, ये भी शिक्षा का ही एक क्रांतिकारी रूप है, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान और ये रहा है। तो इसमें है सामाजिक परिवर्तन को प्रभावशाली साधन के रूप में शिक्षा का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, शिक्षा व्यक्ति व समाज की प्रक्रिया का आधार। दूसरा है समाज के व्यक्तियों का व्यक्तित्व विकास। तीसरा है संस्कृति व सभ्यता के हस्तांतरण के प्रक्रिया। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया के अंगों के रूप में। भावी पीढ़ी के प्रशिक्षण। शिक्षा समाज की प्रगति का आधार। समाज में परिवर्तन का आधार। शिक्षा के द्वारा समाज की स्थिरता। ये सारे के सारे पॉइंट हैं जो कि आपको सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक दोषों के सुधार का आधार और समाज की सदस्यता की तैयारी। दोस्तों अब नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये भारत में बालिका शिक्षा के कार्यक्रमों का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। यानी जो हमारा भारत देश है, ठीक है, जो हमारा भारत देश है उसमें क्या है कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए, ठीक है, बालिकाओं के शिक्षा के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो उसमें देखिए सबसे पहले केंद्र सरकार द्वारा बालिका योजना, बहुत सारी योजना चलाए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, CBSE उड़ान स्कीम, माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना, धन लक्ष्मी योजना, सरकार राज्य सरकार बालिका योजना, ये सारे के सारे कार्यक्रम और राशि प्रोत्साहन इत्यादि जो चलाए जा रहे हैं जिससे कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। अब देखिए इन सब का कार्यान्वयन के संबंध में देखेंगे कि कार्यान्वयन क्या है, कैसे कैसे किया जाता है। जैसे लड़कियों को शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा के बारे में बढ़ावा देना है तो यह योजना महिला कार्यान्वयन, संचालन व मूल्यांकन। यह योजना महिला समाख्या राज्यों में राज्य सरकार द्वारा महिला समाख्या सोसाइटी के माध्यम से, जबकि अन्य राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी के माध्यम से लागू की जाएगी। राज्य सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी के निधि सर्व शिक्षा अभियान मानक के अनुसार की जाएगी। राज्य और जिला के स्तर, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेन ये पॉइंट है कि जो भारत अपना देश है उसमें बालिका शिक्षा के कार्यक्रम का मूल्यांकन करना है कि किस तरीके से जो लड़कियां हैं उन लोगों की शिक्षा का जो कार्यक्रम है वो सही है गलत है, किस तरीके से लोग देख रहे हैं, इसी का मूल्यांकन इसमें आपको कर देना है, ठीक है। तो कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं दोस्तों, अगर देखा जाए तो NPEGL नए प्रस्तावित योजना में सिफारिश के आधार पर की जाएगी। ये एक योजना है, राष्ट्रीय सहायता समूह के अंतर्गत उनको कुछ ना कुछ कराया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न और है, विद्यालय प्रबंधन के रूप में आप विद्यालय पर्यावरण को महिलाओं के अनुकूल कैसे बनाएंगे। आप खुद सोचिए कि आप अगर प्रधानाध्यापक है, ठीक है, आप प्रधानाध्यापक हैं, ठीक है, आप प्रधानाध्यापक हैं तो आप सोचिए कि विद्यालय का जो प्रबंधन है यानी प्रधानाध्यापक करता है, और प्रधानाध्यापक कैसे कैसे विद्यालय को पर्यावरण के अंतर्गत महिलाओं के अनुकूल बनाएगा, इसी के बारे में आपको सोचना है। तो दोस्तों महिलाओं के बारे में अगर देखा जाए तो हमारा जो विद्यालय का पूरी संरचना है वो उसमें देखना पड़ेगा कि महिलाओं के अनुकूल का मतलब कि उन लोगों को बैठने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, उसके बाद से अगर बच्चियों को पढ़ाया जाए तो उसमें महिलाओं से संबंधित किस तरीके से प्रबंध करना इत्यादि, ये सब आपको क्लियर करना होगा। इसके बाद 10वां प्रश्न है, वर्ग जाति धर्म और भाषाओं के विविधताओं की विशेष संदर्भ देते हुए भारतीय समाज की संरचना की व्याख्या कीजिए। ये भी प्रश्न है, यानी विभिन्न प्रकार के जो जाति वर्ग धर्म के अंतर्गत आते हैं उसमें कैसे कैसे शिक्षा दी जाती है, किस तरीके से शिक्षा का जो वर्चस्व है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है,
है, ये वर्ग जाति धर्म के नाम पर या इस तरीके से इसके बारे में आपको विस्तृत लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसके बारे में भी देख लीजिएगा, भारत में कार्यरत महिलाएं जो हैं वो समस्या तथा चुनौती का सामना किस प्रकार करती हैं, व्याख्या कीजिए। आप सपोज अगर लड़की हैं या महिला हैं तो आप सोचिए कि अगर आप अध्यापक बन जाइएगा, आप टीचर बन जाइएगा तो आपको किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उसी से संबंधित है कि भारत में कार्यरत महिलाएं समस्या तथा चुनौती का सामना किस प्रकार करती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक गृहिणी हैं, घर घर देखती हैं, तो घर पर चूंकि ऑफिस को भी देखना है और घर को भी देखना है, ठीक है, घर को तो यानी घर पर जगना, घर के लोगों को अपना खाना पीना जो भी सिस्टम होता है सब कुछ करना, उसके बाद तुरंत ऑफिस जाना, ऑफिस से फिर ऑफिस के काम को देखना झेलना, उसके बाद फिर ऑफिस से घर आना, तो आपकी दिनचर्या जो है किस तरीके से होगी, क्या क्या आपको समस्या झेलना पड़ेगा, इसी पॉइंट बिंदु पर आपको लिख देना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।